अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है हम जानते हैं, इसका मतलब होता है इलाज। स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है तरीके या प्लान्स। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है ये बीमारी का जो इलाज करने के अलग अलग तरीके हैं उनको डिस्कस करेंगे। बीमारी के इलाज के अलग अलग तरीके या प्लानिंग्स उनको हम डिस्कस करेंगे। गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो हमारा मकसद क्या होता है, यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनका एट द एंड क्या मकसद होता है। ठीक है, क्या गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है द अल्टीमेट गोल ऑफ कीमोथेरेपी इज़ अ क्यूर दैट इज़ लॉन्ग टर्म डिसीज फ्री सर्वाइवल। कीमो का मतलब होता है केमिकल, थेरेपी का मतलब होता है इलाज। तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस के ज़रिए क्या करना, बीमारी का ट्रीटमेंट करना। लेकिन अगर हम कैंसर के केस में देखें तो हम कीमोथेरेपी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एंटी कैंसर कह सकते हैं। बेसिकली एंटी कैंसर क्या होता है, एंटी कैंसर हम बोलते हैं एक जनरल टर्म है। एंटी कैंसर क्या है, एक जनरल टर्म। ठीक है, इसमें वो सारी ड्रग शामिल होंगी जो कि कैंसर को ट्रीट कर रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स, हमारे पास इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स हैं, हार्मोनल थेरेपी है हमारे पास, और कीमोथेरेपी ड्रग। यानी कि एंटी कैंसर ड्रग जो है बहुत ही वास्ट कैटेगरी है, उसमें सारी हमारे पास ड्रग्स आ रही है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी हमने जो बोला ये एंटी कैंसर के अंडर आती है। ठीक है, हम कीमोथेरेपी सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं ड्रग्स को कहेंगे जो कि क्या कर रही हैं, जो कि सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन और डीएनए के बनने को क्या कर रही हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। उनको हम कहते हैं ड्रग्स को कीमोथेरेपी ड्रग्स। तो ये सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि जो कीमोथेरेपी होती है उसका फाइनल गोल या मकसद ये होता है कि जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। पूरी तरह से क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि वो लंबे अर्से तक ज़िंदा रह सके, डिजीज़ फ्री लाइफ जी सके। लेकिन जब इलाज पॉसिबल नहीं होता कि कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है या इलाज पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा गोल होता है, उसको हम बोलते हैं पैलिएटिव गोल। पैलिएटिव गोल, इस गोल का मकसद क्या होता है, इस गोल का मकसद ये होता है कि जो मरीज़ है उसको जो पेन हो रहा है, ये डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो रहा है डिसीज़ की वजह से, वो कम हो जाए। ठीक है, पेन या डिस्कम्फर्ट कम हो जाए ताकि जो उसकी लाइफ है थोड़ी कंफर्टेबल हो सके। जानते हैं कि इलाज पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी हम बेसिकली अब डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पैलिएटिव गोल पे होगा। यानी कि जो तकलीफ़ हो रही है और जो पेन हो रहा है उसको कम किया जाए। ठीक है, आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, अ ट्रू क्यूर रिक्वायर्स द इरेडिकेशन ऑफ एवरी न्यू प्लास्टिक सेल। असली और पूरी तरह का इलाज तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी मुमकिन है जब बॉडी के अंदर, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर हर एक कैंसर सेल क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तभी इसका मुकम्मल तरीके से इलाज पॉसिबल है। ठीक है, अगर एक भी सेल कैंसर सेल जिंदा रह गया, ये कैंसर सेल था और ये बच गया किसी न किसी तरीके से, तो चांस होता है कि दोबारा क्या करेगा, जाहिर सी बात है दोबारा क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा खुद को, तो कैंसर दोबारा हो सकता है। ठीक है, तभी कैंसर का इलाज पॉसिबल है जब कैंसर के हर एक सेल को बॉडी से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, कैंसर के सेल को हम कहते हैं न्यू प्लास्टिक सेल। न्यू प्लास्टिक सेल का मतलब क्या होता है, हर वो सेल जो कि एबनॉर्मल तरीके से, यानी कि प्रॉपर तरीके से डिवीजन नहीं हो रही हो, अबनॉर्मल तरीके से डिवीजन हो रही हो और कंट्रोल के बगैर बॉडी में बढ़ रहा हो। ठीक है, हम जानते हैं हमारी बॉडी में सेल्स ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो एक कंट्रोल में करें। वो सेल जो कि कंट्रोल के बगैर हो और एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड कर रहा हो, उसको हम कहते हैं न्यू प्लास्टिक सेल। तो ऐसा सेल कौन सा है बॉडी में, बेसिकली कैंसर सेल है। ठीक है, एबनॉर्मल तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखें ये सेल है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। जब ये डिवाइड करेगा तो प्रॉपर तरीके से डिवाइड करेगा, नॉर्मल सेल है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस बीच में होगा, 60% मुकम्मल तरीके से डिवाइड होगा। लेकिन जो कैंसर सेल होता है उसको देखें तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा सा, अजीब सा, शक्ल मेंटेन नहीं होगी, अजीब सा होगा। ठीक है, आम सेल से बिल्कुल अलग दिखता होगा। ठीक है, तो वही कैंसर सेल है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं न्यू प्लास्टिक सेल। ठीक है, आगे लिखा हुआ इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरी तरीके से किसी चीज़, पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से किसी चीज़ को मिटा देना। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है कैंसर की। अ ट्रू क्यूर रिक्वायर्ड द इरेडिकेशन ऑफ एवरी न्यू प्लास्टिक सेल। तभी इलाज मुमकिन है प्रॉपर तरीके से जब हम क्या करें, जब हम मुकम्मल तरीके से मिटा दें हर एक कैंसर सेल को। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ़ अ क्यूर इज़ नॉट अटेनेबल then the goal becomes control of the disease, stop the cancer from enlarging and spreading to extend survival and maintain the best quality of life। अभी जो कैंसर हमारे पास ट्रीटमेंट है उसके दो मेन गोल होते हैं। ठीक है, क्या दो मेन गोल होते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके दो मेन गोल्स होंगे। पहला क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव गोल। ठीक है, जब टारगेट ये होता है, ट्रीटमेंट का टारगेट ये होता है कि मरीज़ को पूरी तरीके से ठीक करना। ठीक है, यानी कि हर एक कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना, जो भी बॉडी में कैंसर सेल है हर एक को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। सेकेंड गोल होता है, उसको हम बोलते हैं पैलिएटिव या फिर कंट्रोल गोल। ठीक है, जब इलाज पॉसिबल नहीं होता, कैंसर जो है बॉडी में फैल चुका है, तो गोल क्या होता है, मकसद ये होता है कि डिजीज़ को, जो बीमारी हो चुकी है उसको कंट्रोल करना, यानी कि जहाँ तक हो चुकी है बस वहाँ तक स्टॉप हो जाए, आगे और फैले ना। ठीक है,
यानी कि कैंसर के बढ़ने और फैलने को रोकना, ताकि जो मरीज़ है वो ज़्यादा अर्स तक जी सके और लाइफ उसकी कंफर्टेबल हो सके। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हमारे पास जो कैंसर सेल है, ठीक है, यानी कि जो कैंसर बेसिकली हम बोल सकते हैं, जो कैंसर का मर्ज़ है उसका प्रॉपर तरीके से इलाज पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो डायग्नोस होती है डिसीज़, वो बहुत ही लेट स्टेज में होती है, यानी कि बहुत टाइम गुजर चुका था तब पता चला कि कैंसर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो वो ट्रीटमेंट होगा वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि क्यूरेटिव गोल नहीं होगा। तब हो सकता है पैलिएटिव गोल हो, ठीक है। तो ये भी वजह हो सकती है। सेकंड वजह हमारे पास ये हो सकती है कि जो कैंसर कभी कभी क्या होता है, बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर यहाँ था बॉडी में और वो चला गया हमारे पास खून में चला गया, और खून से होता होता किसी ऑर्गन में चला गया, यानी कि कैंसर फैल रहा है। इसको हम कहते हैं बेसिकली मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस यानी कि कैंसर का बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाना, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, क्यूरेटिव गोल पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी फिर पैलिएटिव गोल की तरफ मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें कि कैंसर अगर एक जगह पर है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्यूरेटिव गोल पॉसिबल होगा। लेकिन अगर कैंसर बॉडी में फैल चुका है तो मेटास्टेसिस हो चुका है, तो पैलिएटिव गोल उसमें रखना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि हमारे पास कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास कैंसर सेल थे उसने क्या कर ली, कैंसर सेल था बॉडी में, इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, यानी कि कुछ टाइम तक ये जो था कीमोथेरेपी ड्रग्स दी जा रही थी वो काम कर रही थी, इस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेकिन हम कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये कैंसर सेल क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि एक जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है इस पर काम कर रही है लेकिन ये काम करने नहीं दे रहा उनको, ठीक है। ये बिल्कुल ताकतवर बन गया और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कीमोथेरेपी ड्रग्स से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जिंदा है फिर भी, ठीक है, बॉडी में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो कैंसर सेल होते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हर डिवीजन में क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल ये सेल था हमारे पास कैंसर, इसने डिवाइड किया, हर डिवीजन में क्या होता है, इसका डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए थोड़ा सा म्यूटेट होता है, जानते हैं डीएनए क्या होगा, डीएनए सेम नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा म्यूटेट होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। अब ये म्यूटेशन क्या करती है, कुछ सेल को ऐसी एबिलिटी देती है कि जो कैंसर सेल है ये क्या करेगा, ड्रग के इफेक्ट से बच जाए, ठीक है। यानी कि म्यूटेशन क्या दी, इसको ताकत दे रही है ऐसी कि वो ड्रग के इफेक्ट से बच जाएगा। कुछ म्यूटेशन ऐसा करती हैं, हर म्यूटेशन नहीं, कुछ म्यूटेशन ऐसा करती हैं कि जो ड्रग हमारे पास था, ठीक है, उससे क्या कर लेंगे, इसको ताकत दे देंगी, ठीक है। ये सर्वाइव करेगा, दोबारा ग्रो कर सकेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्रग से, ठीक है। पहले ड्रग जो था हमारे पास कैंसर सेल को मार रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास म्यूटेशंस हुई, म्यूटेशन में ऐसी चेंजिंग आई कि इस कैंसर सेल ने क्या कर लिया, अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर डिसीज़ का इलाज पॉसिबल नहीं है, यानी कि कैंसर की डिजीज़ का इलाज पॉसिबल नहीं, तो गोल क्या होता है, गोल ये होता है कि जो डिसीज़ हो चुकी है उसको क्या करना, उसको स्टॉप कर देना, जहाँ तक हो चुकी है बस वहीं तक रोक देना, ठीक है, ताकि जो मरीज़ की लाइफ लंबी हो थोड़ी सी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो, थोड़ी सी मेंटेन हो जाए, बेहतर हो जाए। Thus, the individual maintains a normal existence with the cancer being treated as a chronic disease. अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंसर का क्या होता है, कभी कभी कैंसर का ऐसे स्टेज आता है इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से इलाज पॉसिबल नहीं होता, यानी कि कैंसर बॉडी में फैल चुका है या ऐसा हो चुका है कि कैंसर बाद में पता चला है, कैंसर डायग्नोस देर से हुआ है, ठीक है। तो इस केस में सेकंड गोल क्या होता है, दूसरा गोल होता है कि वो क्या करना, मरीज़ की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करना, यानी कि लाइफ क्वालिटी को थोड़ा बेहतर करना, यानी कि जो डिसीज़ हो चुकी है अब उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, लेकिन क्या कर सकते हैं, डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में टारगेट होता है कि कैंसर को ट्रीट करें एज अ क्रोनिक डिसीज़, ठीक है, यानी कि वो बीमारी जो कि लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये बीमारी ज़िंदगी भर सही नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज़ की बात करें, हार्ट डिसीज़ की बात करें, ठीक है। तो ये बीमारियाँ क्या होती हैं, लंबे टाइम तक चलती रहती हैं, ठीक है, और इनके लिए मेडिसिन लंबे टाइम तक लेनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ की बात करें तो कुछ हमारे पास ज़िंदगी भर भी सही नहीं होती। तो ऐसे ही करेंगे, कैंसर को ट्रीट करेंगे एज अ क्रोनिक डिजीज़, यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थोड़ी बेहतर हो जाए, ठीक है। इन ईदर केस द न्यू प्लास्टिक सेल बर्डन इज इनिशियली reduced, debulk either by surgery and or by radiation followed by chemotherapy, immunotherapy or a combination of these treatment modalities। चाहे कैंसर का मुकम्मल तरह से इलाज कर रहे हो या फिर सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, चाहे कैंसर का मुकम्मल तरीके से क्योर कर रहे हो या फिर कैंसर को कंट्रोल कर रहे हो, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है डीबल्किंग। क्या स्टेप होता है, डीबल्किंग। डीबल्किंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर के जो सेल्स हैं वो बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कैंसर के सेल्स को क्या करना, उनका साइज़ छोटा कर देना, उनका साइज़ क्या कर देना, छोटा कर देना, साइज़ को स्मॉल कर देना, या फिर इस तरीके से करना, कुछ कैंसर के सेल को बॉडी से बाहर निकाल देना, कि जो ट्यूमर बन चुका है उसको क्या कर लेना, बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीबल्किंग। तो बेसिकली डीबल्किंग क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ट्यूमर का साइज़ छोटा करना, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ कैंसर के सेल, ट्यूमर सेल को बॉडी से निकाल देना, रिमूव कर देना, ठीक है। अब ये होता है कैसे, डीबल्किंग करते हैं किस तरीके से, डीबल्किंग हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, डीबल्किंग बाय सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के ज़रिए भी कर सकते हैं।
पहला क्या है, डीबल्किंग बाय सर्जरी। इसमें किस तरीके से करते हैं, ऑपरेशन करके क्या करते हैं, जो ट्यूमर होता है ट्यूमर को फिजिकली क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि जो कैंसर का वो हिस्सा जो कि हम बोल सकते हैं विजिबल है, दिख रहा है साफ कि कैंसर, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स कैंसर के, ठीक है, हम बोल सकते हैं टचेबल हिस्सा है, विजिबल हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे बॉडी से। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सर्जरी से हमने पूरे कैंसर के सेल को ख़त्म कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ कैंसर के सेल क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे से हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो इंसानी सेल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर बहुत डीप तक छुपे होते हैं, आँख से नहीं दिख रहे होते हैं, मैं विजिबल नहीं होते, टचेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हमने सर्जरी करके डिबल्किंग कर दी, यानी कि कैंसर के सेल को निकाल लिया तो मुकम्मल तरीके से इसका इलाज हो गया कैंसर का, ठीक है। ये पहला स्टेप है, सिर्फ कैंसर का लोड कम करने, कैंसर का लोड कम हो जाएगा, इससे कैंसर मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम कि जो हमारे पास डिबल्किंग है, ठीक है, हम वो सेकंड किस तरीके से कर सकते हैं, वो है हमारे पास रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी, इसका मतलब क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी बेसिकली हमारे पास जो है एक ट्रीटमेंट है, एक इलाज की ऐसी हम बोल सकते हैं टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही पावरफुल रेस होती हैं। रेडिएशन थेरेपी में हम किस किस रेस का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एक्स रेस का या फिर गामा रेस का, एक्स रेस या फिर गामा रेस का इस्तेमाल करेंगे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये रेस क्या करती है, ये रेस डायरेक्टली क्या करेंगी, डायरेक्टली जो कैंसर का सेल होगा, कैंसर के सेल का जो डीएनए होगा उस पर अटैक करेंगी, ठीक है, डीएनए को डैमेज कर देंगी ताकि वो दोबारा डिवाइड ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसर सेल जो होगा, कैंसर सेल की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है, आखिरकार वो क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, एट द एंड वीक होकर खुद ब खुद मर जाएगा। एक स्पेशल मशीन होती है, उसका नाम होता है लीनियर एक्सीलेटर। लीनियर एक्सीलेटर, ये मशीन क्या करती है, ये मशीन रेडिएशन को क्या करती है, फोकस करती है, और सिर्फ उस एरिया पे जहाँ पर हमारे पास बेसिकली ट्यूमर या कैंसर सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, वहाँ फोकस करेगी, ताकि बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज नहीं करती, ठीक है, उनको बहुत ही कम या ना होने के बराबर डैमेज करती है। लेकिन होता है क्या, जो रेडिएशंस होती है, रेडिएशन डीप टिश्यू तक पहुँचती है बॉडी में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो असर होता है बॉडी के दूसरे सेल्स पर भी होता है, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है लेकिन डैमेज होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्किन पर रेडनेस फील हो सकती है, इंसान को थकान महसूस होती है, फटीग महसूस हो सकती है, क्योंकि बाकी जो सेल्स होते हैं वो हल्के फुल्के डैमेज हो रहे होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है उसको बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि ऐसे लगेगा हल्की हल्की गर्माइश महसूस होगी, क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो बाकी सेल्स हैं वो हल्के फुल्के डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास एक सवाल आता है कि जो हमारे पास बाकी सेल्स हैं वो किस हद तक डैमेज हो रहे हैं। तो होता है कि हमारे पास जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो क्या करती हैं, 3D मैपिंग करती हैं। कैंसर सेल था, ये बॉडी में कैंसर सेल था, ठीक है, और हमारे पास उसको क्या करेंगे, उसको बेसिकली 3D देखेंगे कि बेसिकली उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, उस कैंसर सेल का वो किस जगह पर है, एग्जैक्ट किस जगह पर है। तो जो रेस होंगी वो स्पेसिफिक उसी एरिया में फोकस करेंगे, तो जो बाकी सेल्स का एरिया होते हैं बहुत ही कम डैमेज होते हैं, बहुत ही कम। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट कि एक्स रेस और गैमा रेस, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ट्यूमर की लोकेशन पे डिपेंड करता है, ट्यूमर के साइज़ पे डिपेंड करता है, और मशीन के टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स रेस और गैमा रेस दोनों को कंबाइन यूज़ नहीं करते। अगर हम बात करें एक्स रेस की, तो बेसिकली इसको लीनियर एक्सीलेटर मशीन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न हॉस्पिटल वगैरह में यूज़ होती है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली चलती है। हमारे पास गैमा रेस जो है, ये इसको केबल थेरेपी मशीन होती है, उसमें इसको यूज़ करते हैं गैमा रेस को। आजकल जो कॉमनली यूज़ होने वाली हमारे पास रेस है वो एक्स रेस है, ठीक है, क्योंकि इनमें कंट्रोल होता है। अगर गैमा रेस की बात करें, अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसमें जो रेडिएशंस होती हैं वो कंटिन्यूसली निकलती रहती हैं, जो कंट्रोल होता है बहुत ही कम होता है। अब एक बार डिबल्किंग हो गई, सर्जरी के ज़रिए हो गई या फिर रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि क्या करना, कीमोथेरेपी करना या फिर क्या करना, इम्यूनोथेरेपी करना, ठीक है। ये कभी कभी दोनों को कंबाइन करके करना, कभी कभी कीमोथेरेपी करना, इसके बाद इम्यूनोथेरेपी करना, या कभी कभी दोनों को कॉम्बिनेशन यूज़ करना। कीमोथेरेपी क्या होता है, हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी बेसिकली क्या होता है, स्पेशल एंटी कैंसर ड्रग होती हैं जो कि बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, और बॉडी में क्या करती हैं, जो बाकी हमारे पास बचे हुए कैंसर के सेल थे उनको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है। जो सर्जरी से या रेडिएशन थेरेपी से बच गए, ठीक है, उनको क्या करेंगी, एक कीमोथेरेपी ड्रग्स डिस्ट्रॉय करेंगी। लेकिन जो ड्रग्स होती है, हम जानते हैं नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है, ठीक है, जैसे कि हेयर्स के सेल्स हो गए हमारे पास, बाकी हमारे पास सेल्स हो गए, जीआई ट्रैक की लाइनिंग के सेल्स हो गए, उनको भी डैमेज करती है, तो इसलिए हमारे हेयर लॉस हो सकते हैं, ठीक है, वीकनेस वगैरह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, ये बेसिकली हमारे पास एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मरीज़ के जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि वो जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही क्या कर सके, जो बॉडी में कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है, और उनसे लड़ाई कर सके। कई बार क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों को कंबाइन यूज़ करते हैं, ताकि ट्रीटमेंट जो है, इलाज वो और अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से हो।
तो हमारे पास जो डिबल्किंग है वो कैंसर का एंड नहीं है, बल्कि शुरुआती और ज़रूरी स्टेप है जो आगे के ट्रीटमेंट के लिए क्या करिए, बॉडी को प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके बाद कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी वगैरह जो भी होगा वो करेंगे। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डायग्राम। आपको ये डायग्राम दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, फिगर 39.3। ये डायग्राम में क्या कह रही है, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट ऑन द कैंसर सेल बर्डन इन अ हाइपोथेटिकल पेशेंट। देखिए, हाइपोथेटिकल पेशेंट का मतलब क्या होता है, ख़याली मरीज़। असली मरीज़ का डेटा नहीं है, ख़याली मरीज़ हमने असूम किया है, यहाँ कोई मरीज़ है उसका डेटा दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के इलाज किए गए और देखा गया जो कैंसर सेल बर्डन यानी कि जो कैंसर सेल की तादाद थी उन पर क्या असर हुआ, ठीक है। तो हमें क्या दिखाया जा रहा है, एक ख़याली मरीज़ है, उसका डेटा है, ठीक है। उस पर मुख्तलिफ इलाज किए गए और देखा गया कि जो कैंसर के सेल थे उनकी तादाद बढ़ी या कम हुई। अब यहाँ समझते हैं, पहली चीज़ ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में क्या दिख रहा है हमें, ग्राफ में दिख रहा है एक्स एक्सिस और यहाँ दिख रहा है वाई एक्सिस। पहले क्या लिखा हुआ है, एक्सिस में लिखा हुआ है टाइम, यानी कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें, ये जो हमें टाइम ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बेसिकली वक्त के साथ यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है, जो कैंसर के सेल्स हैं, कैंसर के सेल को हम ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। तो कैंसर के ट्यूमर जो सेल्स हैं हमारे पास, कैंसर सेल या ट्यूमर सेल, वो बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कुछ लाइन्स ऊपर हो रही है हमारे पास ग्राफ में और कुछ लाइन नीचे हो रही है। यहाँ देखें, ऊपर हो रही है, कुछ लाइन नीचे हो रही है। जो लाइन ऊपर हो रही है वो ये इंडिकेट करी कि कैंसर सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि ट्यूमर ग्रो कर रहा है। और जो लाइन नीचे हो रही है इसका मतलब क्या है, वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, ट्यूमर जो सेल था यानी कैंसर सेल वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें वाई एक्सिस, यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पर हमें बेसिकली जो नंबर शो हो रहे हैं वो लॉग स्केल में शो हो रहे हैं, ठीक है। लॉग स्केल क्या होता है, इसमें जो बेस होती है लॉग स्केल में वो टेन की बेस होती है। देखें यहाँ पर 10 है, 10 के ऊपर कुछ वैल्यू लिखी है, यानी कि बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग स्केल शो हुआ है वाई एक्सिस पे। लॉग स्केल शो होने की वजह क्या है, अब ये जो लॉग स्केल की कहानी, इसको समझने से पहले हमें ये पहले क्लियर करना होगा कि नॉर्मल स्केल जो होता है वो किस तरीके से है। हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मल स्केल 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं लीनियर स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर स्केल, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर नंबर के बीच में कितना फ़र्क होता है, +1 का फ़र्क होता है। अगर आप देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि कितना नंबर प्लस हो रहा है, 1 नंबर प्लस हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। यहाँ देखें 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 1 नंबर प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो नॉर्मल स्केल है तो उसमें क्या होता है, हर नंबर क्या होता है, प्लस हो रहा होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एडिटिव स्केल है। नॉर्मल स्केल क्या होता है, एडिटिव, यानी कि उसमें जो हर नंबर होता है वो +1 फिर आगे नंबर आता है। यहाँ 4 को देखें, 4 के बाद क्या आएगा, 5, ठीक है। तो 4 के बाद 5 आया, कितना नंबर ऐड हुआ, एक नंबर ऐड हुआ, +1, ठीक है। तो नॉर्मल स्केल बेसिकली क्या होता है, एडिटिव स्केल होता है, ठीक है। अब लॉग स्केल को देखें तो लॉग स्केल किस तरह का होता है, अब देखते हैं लॉग स्केल को, ठीक है। लॉग स्केल को समझने के लिए आपको 3 बातें अपने जहन में बिठा लेनी है। क्या बात है, 3 बातें, कि लॉग स्केल जो होता है मल्टीप्लिकेटिव स्केल होता है, मल्टीप्लिकेटिव स्केल, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, हमारी सब चीज़ें क्लियर होंगी, सब डाउट क्लियर होंगे लेक्चर के एंड तक, इंशाल्लाह सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मैंने कहा लॉग स्केल मल्टीप्लिकेटिव स्केल है। और लॉग स्केल में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको जो स्केल दिखेगा ये, इसमें हमेशा जो बेस होगी वो 10 होगी। बेस क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ऐसे लिखा हुआ है ना, 10⁻², ठीक है। तो ये बेस कहलाते हैं कि पावर कहलाती है, ठीक है। तो हमेशा लॉग स्केल में क्या होगा, बेस 10 होगी, बेस इज ऑलवेज 10, ठीक है। और लॉग स्केल मल्टीप्लिकेटिव स्केल है, यानी कि जो हर स्टेप हमारे पास स्टेप बढ़ रहा है, हर स्टेप क्या होता है, पिछले नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं मैंने क्या बोला। देखिए आपने लॉग स्केल को देखा, आपको दिखाई देगा 10⁻², यानी कि बेस है और 2, पावर क्या है 2। इसका मतलब क्या है, 10⁻² का मतलब है 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से, है ना। 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से, क्या आंसर आएगा, 100, ठीक है। तो यानी कि 10⁻² का आंसर क्या है, 100, क्या आंसर है, 100, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि हमारा और ठीक से दिखे हमें। अब मैंने लिखा 10 की पावर, लिखा मैंने 4, मैंने 3 नहीं लिखा। मैंने कहा आपकी हर चीज़ आपके हर डाउट क्लियर होगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है, मैंने 2 लिखा फिर 4 लिखा, ठीक है। तो मैंने 10 की पावर 4 लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, हमने 10 जो 100 आंसर आया था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्या आंसर आ जाएगा, 10,000, क्या आ जाएगा आंसर, 10,000, ठीक है, 30, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा 10 की पावर 6, क्या लिखा, 6। मैंने पहले 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा। 6 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये मैं 10,000 को मल्टीप्लाई करूँगी, 10,000 को मल्टीप्लाई करूँगी 100 से, जो आंसर आएगा आपको वो आंसर है, ठीक है। अगेन फिर मैंने लिखा 10 की पावर 8, ठीक है। मैंने 7 नहीं लिखा, यानी कि मैं 2 का टेबल चला रही हूँ ऊपर, 2 4 6 8 लिखा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, जो आंसर यहाँ आया था, क्या आंसर आया था, यहाँ पर आंसर आया था हमारे पास 10,000 को मल्टीप्लाई किया 100 से, जो आंसर आपका आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो हमारे पास वो आंसर। फिर आगे 10 की पावर 10, ठीक है, 9 सॉरी, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि हर दफ़ा क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये लॉग स्केल हमारा इस तरीके से होता है।
मतलब कि जो नंबर होते हैं इस स्केल में वो हर दफ़ा क्या होते हैं 100 गुना 100% क्या हो रहे हैं 100% बढ़ रहे होते हैं। ठीक है 100 टाइम बढ़ रहे होते हैं। ठीक है हमने हर दफ़ा क्या किया मल्टीप्लाई किया 100 से। ठीक है तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लिकेटिव स्केल कहते हैं। ठीक है अभी जो लॉग स्केल है ठीक है एक साइंटिफिक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट ऐसा क्यों करते हैं ताकि हम देख सकें, ताकि हम एनालाइज कर सकें, तज्जिया कर सकें उन चीज़ों का जो बहुत एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि कैंसर सेल को देखें, हम जानते हैं कि कैंसर सेल तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है हमारे पास ऐसे नहीं होता 1 2 3 4 ऐसे नहीं होता, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसकी ग्रोथ अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। ठीक है तो हम इसलिए इस स्केल का यूज़ करते हैं क्योंकि इस स्केल में क्या होता है हर दफ़ा नंबर क्या हो रहे हैं 100 गुना बढ़ रहे हैं। ठीक है वरना अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल स्केल यूज़ करें तो आपको आपका जो ग्राफ होगा वही ख़त्म नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 आप लिखते गए तो आपको 100 तक आने में कितना वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। अगर हम इस स्केल का यूज़ करेंगे देखें तो हमने इस स्केल का यूज़ करके कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ को कितनी कम जगह पे कवर कर दिया। ठीक है तो दैट्स वाई बेसिकली एक ये मेथड है प्रेजेंटेशन का, ताकि हम चीज़ें जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं उनको एक छोटी जगह पर एनालाइज कर सकें। ठीक है अब एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कैंसर सेल जो होता है इसकी ग्रोथ लीनियर नहीं होती। इसकी ग्रोथ लीनियर नहीं होती बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। लीनियर मतलब क्या 1 2 3 4 इस तरीके से सेल नहीं बढ़ा होता। ठीक है एक्सपोनेंशियल यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ा होता है। ये बेसिकली इसकी ग्रोथ जो होती है मल्टीपल होती है। ठीक है यानी कि लॉग स्केल हमने पढ़ा उसमें मल्टीपल स्केल होता है। ठीक है देखिए कैंसर सेल था ये डिवाइड हुआ 2 बन गया। ठीक है अब ये 2 बन गए हमारे पास, कैंसर कितने बन गए 2। ठीक है अब ये भी डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा, कितने बन गए 4। ठीक है तो इसलिए मैंने कहा था कि 2 भी मैंने यूज़ किया, फिर मैंने 4 यूज़ किया क्योंकि अब ये जब हमारे पास ये डिवाइड हुआ कितने बने 2 बने, जब ये हमारे पास डिवाइड हुआ तो कितने बने 2। ठीक है कितने बने अब 4 बन गए। ठीक है तो समझ रहे मेरी बात आप लोग। ठीक है तो इसलिए मैंने यूज़ किया 2 4 मैं 6 मैंने यूज़ किया कि अब ये क्या होंगे ये हर हमारे पास सेल डिवाइड होगा। तो बेसिकली कैंसर सेल की ग्रोथ जो होती है लीनियर नहीं होती 1 2 3 4 इस फैशन में नहीं होती बल्कि मल्टीपल होती है। ठीक है पहले 2 बना फिर 4 बना फिर 6 बना, यानी कि हर सेल क्या करता है खुद को डिवाइड करता है 2 में। अब समझते हैं हम जो ग्राफ होता है ये ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है ग्राफ के अंदाजे से बनाते हैं नहीं, बल्कि ग्राफ जो होता है प्रॉपर तरीके से डेटा लेके बनाया जाता है। एक मरीज़ का डेटा लेते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अंदाजे से नहीं बनाते यानी कि एस्टिमेशन से नहीं बनाते हैं ग्राफ, बल्कि डेटा से बनाते हैं। ठीक है अब कैंसर सेल का जो ट्यूमर होता है ट्यूमर सेल बर्डन यानी कि कितने कैंसर सेल बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है साइंटिस्ट जो होते हैं डायरेक्टली उसको काउंट नहीं कर सकते कि बॉडी में फॉर एग्जाम्पल 3 प्रेजेंट है, बॉडी में 4 कैंसर सेल प्रेजेंट है, इसको डायरेक्टली साइंटिस्ट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है वो क्या करते हैं इनडायरेक्टली क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अब ये एस्टिमेशन जो होती है डिफरेंट मेडिकल टेस्ट और ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि किस तरीके से कर सकते हैं कि ट्यूमर का साइज़ पता करना है। ठीक है ट्यूमर की है कितना, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके के मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है वो टेस्ट करते हैं। अब ये टेस्ट क्या करते हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं। अगर हम बात करें CT स्कैन MRI वगैरह, ठीक है इनसे क्या करते हैं जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं और जो ट्यूमर है हमारे पास, ठीक है उसका एग्जैक्ट साइज़ पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट साइज़ कितना है इस ट्यूमर का या बॉडी के ऑर्गन का एग्जैक्ट साइज़ कितना है। ठीक है तो इस तरीके से पता लगाते हैं। या फिर इस तरीके से भी करते हैं कि बायोप्सी में क्या करते हैं छोटा सा स्मॉल सा वो जो हमारे पास हिस्सा था, ठीक है उसका टिश्यू सैंपल निकाल लेंगे। ठीक है ये कैंसर ट्यूमर था, इसका हल्का सा पार्ट निकाल लिया ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारे पास ये कैंसर सेल ही है। ठीक है तो हल्का सा पार्ट निकाल के देखते हैं। ठीक है इसको कहते हैं बायोप्सी। इस तरीके से पता लगाते हैं। या फिर एक और तरीका भी होता है कि हमारे पास जो खून में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो सिर्फ जो कैंसर हो तब बढ़ती हैं। ठीक है आमतौर से वो प्रोटीन जो होती हैं बड़ी में नहीं होती बॉडी में, लेकिन जब कैंसर होगा तो खून में वो प्रोटीन ब्लड में प्रोटीन बढ़ जाती हैं। उन प्रोटीन का नाम है PSA हमारे पास, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। ठीक है प्रोस्टेट जो तुम्हारे पास कैंसर के लिए, और CA125 ओवरी कैंसर के लिए। ठीक है CA125 ओवरी कैंसर के लिए हमारे पास ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। तो हमारे पास अगर कैंसर होगा इन एरिया में प्रोस्टेट में तो PSA, अगर ओवरी में तो हमारे पास CA125, ये सारे क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगी। ठीक है प्रोटीन्स। और अगर लीवर हमारे पास कैंसर है तो उसमें AFP जो हमारे पास होगी प्रोटीन ये बढ़ जाएगी। ठीक है अब टेस्ट करवाते हैं मुख्तलिफ तरह के, अगर उन टेस्ट में दिखा हमारे पास ये प्रोटीन बड़ी में तो समझ जाएंगे क्या है बॉडी में कैंसर है। ठीक है तो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं। एक और भी तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डबलिंग टाइम। ठीक है इसका मतलब ये होता है कि ट्यूमर जो है बॉडी में वो कितनी देर बाद क्या हो रहा है अपना साइज़ को क्या कर रहा है डबल कर रहा है। इतना साइज़ था कितनी देर बाद इसने अपना साइज़ इतना किया। ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर 1 सेंटीमीटर था, ठीक है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का साइज़ हो गया इसका, और तकरीबन 10 दिन में हुआ। ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि जो कैंसर सेल है उसका जो डबलिंग टाइम है वो है 10 दिन। ठीक है
तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमें बताता है कि कैंसर जो है कितनी फास्ट बॉडी में मल्टीप्लाई करें। अब फर्ज है मेरे पास एक कैंसर सेल था, वो था 1 सेंटीमीटर, और वो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हुआ सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डबलिंग टाइम क्या है, ज़्यादा है, यानी कि डबलिंग टाइम फ़ौरन से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, यानी कि बॉडी में जल्दी फैल रहा है। अब क्या करते हैं डॉक्टर्स, इन सब डेटा को मिला के क्या करते हैं, इन सब डेटा को मिला के एक अप्रॉक्सीमेट, एक अंदाज़न आइडिया निकालते हैं कि मरीज़ जो है, मरीज़ के अंदर कितने टोटल कैंसर सेल हो सकते हैं या होंगे, ठीक है। अब ये नंबर्स होते हैं ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ग्राफ पे हमने देखा, ये नंबर्स हमने डेटा ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, डेटा जो लेके ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे टाइम, डेज रख लिए, मंथ रख लिए, फिर हमने वीक रख लिए, मर्सी, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या रखेंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे ट्यूमर सेल बर्डन, यानी कि जो हमारे पास कितने ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है। और इसको रखेंगे लॉग में। हम जानते हैं लॉग में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हम ये बात जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, तेज़ी से खुद को बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं। नॉर्मल स्केल में हमें अगर नॉर्मल स्केल रखेंगे तो हमारे पास ये जो ट्यूमर सेल बढ़न है वो फिट नहीं हो पाएगा, यानी कि ट्यूमर सेल जितने बॉडी में है वो फिट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस में क्या रखेंगे, वर्टिकल एक्सिस में हम क्या रखेंगे, हम लॉग स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल पैदा होता है कि ग्राफ जो बना रहे हैं हम, ग्राफ से एग्जैक्ट हमें समझ में क्या रहे हैं। ग्राफ से हमें समझ में ये आता है कि हमारे पास जब ग्राफ बन जाता है, बन गया ग्राफ एग्जैक्ट तैयार हो गया, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो लाइन है वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो कैंसर सेल है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि डिजीज़ क्या हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तरक्की कर रही है, डिजीज़ बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, ट्रीट नहीं हो रही। लेकिन अगर लाइन हमारे पास नीचे जा रही है तो हम समझ जाएंगे ट्रीटमेंट जो है, जो हम दवाई दे रहे हैं, जो हम इलाज कर रहे हैं वो इफेक्टिव है, और जो कैंसर सेल्स हैं वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जो इलाज करने वाला मॉलिक्यूल तो उसको आइडिया मिलता है कि ड्रग का रिस्पॉन्स कैसे, जो दवाई हम दे रहे हैं वो सही तरीके से काम करी है नहीं करी, और मरीज़ की कंडीशन स्टेबल हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर से ग्राफ की लाइन नीचे जा रही है तो हम समझ जाएंगे मरीज़ की कंडीशन क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, क्योंकि कैंसर सेल क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और कब तक हमने ट्रीटमेंट चेंज करना है, और ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है भी नहीं है, दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करें, ठीक है। तो सब चीज़ें हमें हम अंदाज़ा लगा लेते हैं इस ग्राफ को देख के, ठीक है, कि हमारी लाइन ऊपर जा रही है या फिर लाइन नीचे जा रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें दिख रही है कि डायग्राम में क्या दिख रहा है, मुख्तलिफ कलर से में कर्व दिख रहे हैं, मुख्तलिफ कलर से में बेसिकली कर्व दिखाए गए हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो ट्यूमर किस तरीके से ग्रो करें, हम कोई इलाज नहीं करें तो ट्यूमर जो होगा हमारे पास वो किस तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इलाज करें, तो हमारे पास जो ट्यूमर होगा उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, और अगर हमने सर्जरी वगैरह की तो इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। यानी कि मुख्तलिफ तरीके से हम मुख्तलिफ तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो जो ट्यूमर सेल्स है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। अब इस सब इलाज का मकसद क्या होता है, हमारे पास हम इलाज कर रहे हैं, हम इधर हम सर्जरी की, कीमोथेरेपी की, कुछ भी किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका बेसिकली गोल होता है, मकसद क्या होता है कि ट्यूमर सेल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर डिसीज़ फैल चुकी है बॉडी में तो उसको बोलते हैं पैलिएटिव कंट्रोल, यानी कि जो डिसीज़ फैल रही है बॉडी में उसको फैलने से रोका जाए, बस वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। तो सेकंड गोल ये होता है। फर्स्ट गोल हमेशा क्या होता है कि मुकम्मल तरह से सेहतयाब करना मरीज़ को। सेकंड गोल, अगर ये गोल पूरा नहीं हो पा रहा, सेकंड गोल क्या होता है कि जो अब बीमारी फैल चुकी है उसको बस वहाँ तक स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ 1 ग्राम ट्यूमर मास, टोटल ऑफ 10 9 cell is the smallest tumor burden that is physically detectable. These 1 billion cell represent a tumor weighing about 1 gram or about the size of a small grape. Clinical symptoms usually first appear at this stage. ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, पहले हम इसको देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं हमारे पास ये क्या है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग स्केल में, लॉग स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बेस क्या है, बेस 10 है, पावर क्या है 9 है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि 10 को हमने लिखा 9 बार, 10 को लिखा 9 टाइम। अब मैंने 10 को लिख दिया 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को 9 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, 10/9 का मतलब होता है 10 के ऊपर 9 पावर जो लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, 10 को हमने लिखा है 9 टाइम लिखा है, ठीक है। तो यानी कि अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर बेसिकली इसका ये आएगा कि 1, और हमारे पास आएगा कितने ज़ीरो, बेसिकली 9 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि 9 टाइम लिखा है ना 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ज़ीरो कितने आएंगे 9, 1 लिखें और आगे लिख दें 9 ज़ीरो। तो बेसिकली क्या है, इसका मतलब होता है 1 बिलियन, यानी कि 1 अरब, ठीक है। तो मैंने देखे 1 अरब को इतनी बड़ी वैल्यू है, 1 के आगे 9 लिखें तो 1 अरब बन रहा है, 1 बिलियन बन रहा है, ठीक है। तो मैंने उस वैल्यू को इतने स्मॉल जगह पे लिख दिया, ठीक है। लॉग स्केल का यही फायदा होता है कि हम बहुत बड़ी वैल्यू को स्मॉल जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी 10/9 का मकसद क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं हमारी ये बात लिखी भी क्या है बेसिकली। अब देखते हैं हम इस बात को, देखिए हमारे पास लिखा हुआ क्या है, जब ट्यूमर का वजन हमारे पास, यानी कि जो कैंसर सेल है बॉडी में वो एक जगह कितने सारे हो जाएंगे, 1 बिलियन हो जाएंगे,
तब हमारे पास पहली बार हमें महसूस होगा कि हमारी बॉडी में कैंसर प्रेजेंट हो चुका है, यानी कि कैंसर बॉडी में आ चुका है। इससे पहले हमारे पास अगर बॉडी में कम है, यानी कि 200 कैंसर सेल है या फिर 300 कैंसर सेल है, फिर 400, 500, 1000 इस तरीके से, तो हम महसूस नहीं कर पाएंगे, हमें डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा, हमें फील नहीं हो रहा होगा, हमें पेन नहीं हो रहा होगा, जो कैंसर के सिम्टम्स हैं हमें वो फील नहीं हो रहे होंगे, यानी कि जो अलामात हैं कैंसर की वो अलामात हमें फील नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो हमें डिटेक्टिबल नहीं होगा, यानी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, कैंसर हम पहचान नहीं सकते। लेकिन कैंसर हम पहचान पाएंगे जब हमारे पास कैंसर जो होगा हमारी बॉडी में वो 1 बिलियन सेल्स, यानी कि ट्यूमर का जो साइज़ है वो 1 बिलियन सेल्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, 1 बिलियन सेल्स। देन वी कैन डिटेक्ट, तब हम महसूस कर सकते हैं, तब हम फील कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अभी जो हमारे पास बेसिकली ट्यूमर है जिसमें 1 बिलियन सेल्स है, इसका वजन कितना होगा, 1 बिलियन सेल्स है, ठीक है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं 1 बिलियन सेल्स प्रेजेंट है इसमें कैंसर सेल के, ठीक है। इसका वजन कितना है, इसका वजन होगा सिर्फ 1 ग्राम। कितना वजन होगा, 1 ग्राम। जितना के वजन कितना होता है हमारे पास, एक अंगूर जो होता है, अंगूर का एक दाना निकाल लें, ठीक है, उसका वजन कितना होता है, 1 ग्राम तकरीबन। तो हमारे पास बेसिकली 1 ग्राम वजन होगा इस 1 बिलियन कैंसर सेल का, ठीक है। अब हमारे पास इस स्टेज पे आके मरीज़ को पता चलेगा कि मरीज़ को क्या हो चुका है, कैंसर हो चुका है, उसको फील हो रहा होगा, उसको दर्द वगैरह जो कैंसर की अलामत है उसको फील हो रही है। और हमारे सामने एक सवाल आ सकता है कि हमें पहले फील क्यों नहीं हो रहा था, जब हमारे पास कैंसर का जो ट्यूमर था बेसिकली उसका वजन था, फॉर एग्जाम्पल उसमें थे 700 कैंसर सेल थे, या फिर उसमें 1000 थे, फिर 2000, या फिर 3, या फिर 4000, 5000 इतने थे, ठीक है। तो हमें उस वक्त फील क्यों नहीं हो रहा था, उस वक्त दर्द या फिर जो कैंसर की जो अलामत थी वो फील क्यों नहीं हो रही थी। तो हमारे जहन में एक सवाल आ सकता है, जब इतना हुआ तो हमें फील क्यों हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि 1 बिलियन सेल्स बनने से पहले, यानी कि कैंसर का जब साइज़ 1 बिलियन हुआ तो आपको फील हुआ आपको कैंसर हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो होता है, इससे पहले हमारे पास जो कैंसर बेसिकली था, जो कैंसर था हमारे पास वो इतना था कि बहुत छोटा था, वो बहुत छोटा था कि माइक्रोस्कोप के बगैर हमें दिख नहीं रहा था। हमें ज़रूरत थी माइक्रोस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, लेकिन इस स्टेज पर आकर हम भी देख पा रहे हैं, डिटेक्टिबल है, देख पा रहे हैं, ठीक है। हमें इससे पहले क्या था, हम देख नहीं पा रहे थे, हमें चाहिए था माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए था, माइक्रोस्कोप। सेकंड चीज़, हमें इस स्टेज पर जब छोटा था इससे, ठीक है, इससे छोटा था, 1000, 2000, 3000 थे सारे प्रेजेंट थे, तो हमारे पास वो जो आसपास के टिश्यूज़ से आसपास का एरिया था उसको डैमेज नहीं कर पा रहा था, ये डैमेज नहीं हो रहा था, ठीक है। जो नर्व्स थी हमारे पास, हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, नर्व्स पे प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था, ठीक है। मरीज़ को कोई दर्द या फील वगैरह ऐसे सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो गया तो आसपास के टिश्यू क्या होने लग गए, इसकी वजह से बेचारे खतरे में आने लग गए। उनको भी क्या कर रहे हैं, उनकी जगह ले रही है, उनकी जगह क्या करें, उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, उनको क्या करें, उनके ऊपर वजन डाल रहा है अपना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्रेशर, पेन फील होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ में पेन की फील होता है भाई, हमारे पास हम जानते हैं नर्व्स हैं, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स क्या करती हैं, मैसेज कैरी करती हैं, ठीक है। तो नर्व्स पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, आसपास के सेल दब रहे हैं, लेकिन जो नर्व्स हैं वो भी बेचारी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई वी फील पेन, ठीक है। तो हमारे पास, लेकिन इससे पहले जब छोटा साइज था तो हमारे पास जो नर्व्स थी उनमें प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा था, जो आसपास के सेल थे वो इतने मुतासिर नहीं हो रहे थे, उनको इतना दबाया नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब कैंसर का सेल बड़ा हो गया, ट्यूमर बड़ा हो गया हमारे पास, ठीक है, 1 बिलियन सेल्स पहुँच चुके हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो आसपास के सेल थे वो दब रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई फील पेन। तो हमारा नॉर्मल जो टिश्यू फंक्शन था, नॉर्मल जो टिश्यू थे, नॉर्मल सेल थे, उनका फंक्शन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उनका साइज़ छोटा हो रहा है, दबाया जा रहा है उनको, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बॉडी में साइंस महसूस हो रहे हैं, हमें सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं कि दर्द हो रहा है, जो कैंसर की अलामत थी वो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, पैलिएटिव कीमोथेरेपी में क्या लिखा हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम पूरा इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ कहना क्या चाह रहा है।